Hey student, this is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel Team Super Cluster. This is your 10th class and lecture number 5 for the pair of linear equation in two variables. बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के हमने 4 लेक्चर पढ़ लिया हुआ है। 2 लेक्चर आपकी लाइव क्लास हुई थी, तीसरा लेक्चर कल मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो आज आपका 4th लेक्चर है। कहाँ तक हमने डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था बच्चों सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय 2 मेथड्स। 2 मेथड्स थे, एक था आपका ज्योमेट्रिकल मेथड था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, तो और एक था अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड में बच्चों आप ग्राफ बनाते थे दोनों का, जहां इंटरसेक्ट करते थे उस पॉइंट को बोलते थे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोलते थे सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों अब आप अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड आपने पढ़ा, बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई एलिमिनेशन और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर बच्चों? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे हम चलने वाले थे, बाई सब्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया था, बाई एलिमिनेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया था, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो लेट्स स्टार्ट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लास्ट टाइम हमने उस लेक्चर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी दिया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो चलिए लेट टू लीनियर इक्वेशन बच्चों, 2 लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। लेट 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and another linear equation a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the equation number first, this is equation number second. नाउ आपने इसको सॉल्व करने के 2 मेथड पढ़ लिए हैं। अलजेब्रिक मेथड जो आपका जेन्युइन मेथड है, इसी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकल कर आया है बच्चों। तो आपने कौन कौन सा मेथड पढ़ा? बाई एलिमिनेशन, बाई सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस इज द बाई एलिमिनेशन मेथड। बाई एलिमिनेशन मेथड में बच्चों आपने पढ़ा था किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। बिफोर द एलिमिनेटिंग वी शुड हैव टू इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। हमें किसी एक सिंगल वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट टर्म। कहां से मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट टर्म लाएंगे? यहां से बच्चों a2 को मान लीजिए x को रिमूव करना, चलो बच्चों y को रिमूव करते हैं। पहले y को रिमूव करते हैं फिर x को रिमूव करेंगे। अगर y को रिमूव करना है तो यू शुड हैव टू इक्वल, you should have to make the equal coefficient of y का coefficient बच्चों इक्वल बनाना होगा। but here the coefficient of y is b1 and here the coefficient of y is b2, then you should have to multiply b2 in equation 1 and b1 in equation 2। बच्चों b1 को इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b2 को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस कंडीशन में b1 इंटू b2y, b1 इंटू b2y दोनों इक्वेशन में टर्म आ जाएंगे, y का टर्म रिमूव हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे बच्चों हमने लेट ले लिया, लेट 2 इक्वेशन, लेट 2 लीनियर इक्वेशन लिख दे रहे हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ले लिया। चलो मल्टीप्लाई बच्चों, मल्टीप्लाई बाई b2 in equation 1 and b1 in equation 2। बिगेट हमें क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों? बिगेट b2 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें b2 इंटू a1, देखो b2 यहां मल्टीप्लाई हुआ बच्चों, मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, ध्यान देना। b2 यहां मल्टीप्लाई हुआ और इस इक्वेशन से बच्चों b1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन a1 इंटू b2 बच्चों, a1 इंटू b2 x प्लस b1 इंटू b2 हो जाएगा बच्चों, b1 b2 y, फिर b2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे c1 b2 इज इक्वल टू 0 से b2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 0। नाउ इक्वेशन फर्स्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ a1 b2x plus b1 b2y plus c1 b2 is equal to 0। चलो b1 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो b1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये a2 है, a2 b1x, क्लियर, a2 b1x प्लस बच्चों फिर यहाँ पर b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये b1 और b2 y हो जाएगा, प्लस बच्चों b1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा c2 b1, दिस विल बी इक्वल टू द 0, क्योंकि b1 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 0। नाउ इक्वेशन फर्स्ट विल बी इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड विल बी इक्वेशन 4। हमने सपोज कर लिया, क्लियर हो गया बच्चों।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। अब हमने देख लिया है कि y का कोफिशिएंट b1 और b2 है, दैट मीन्स यू कैन से दैट क्या कह सकते हो, b1 b2 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। इसका मतलब b1 b2 दोनों सेम है, हम रिमूव कर सकते हैं आइदर सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग, लेकिन यहाँ पर यूज करना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग। द मेन रीजन व्हाई यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस बिकॉज द साइन कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ऐड करोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्टिंग तुम जानते हो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन कन्वेंशन चेंज कर देते हैं, प्लस से माइनस बच्चों, प्लस से माइनस, जीरो के इधर वाले साइन का कोई मतलब नहीं, चाहे माइनस से जीरो को मल्टीप्लाई करो चाहे प्लस से, दोनों की वैल्यू सेम टू सेम जीरो हो जाएगी। ये बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है, प्लस माइनस कट जाएगा, जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू ऐड करने में प्लस माइनस। और यहाँ पर देखो स्क्रॉल करके थोड़ा सा मैं ऊपर लिखना चाहता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। एक काम करते हैं, चलो स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर करें बच्चों, यहाँ पर देखो अब इसको ऐड करेंगे, a1x इंप्लाइज दैट क्या होगा, a1 b2x और बच्चों माइनस a2 b1x इज इक्वल टू, ध्यान देना क्यों इज इक्वल टू कर रहे हैं। अच्छा पहले इसको इस साइड ही रखें, देखना, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू c1 b2, इस साइड ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा, और नहीं समझ में आता है तो पहले यहां लिख के तब ट्रांसपोज करते हैं बच्चों। क्लियर, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट करना चाह रहा था, चलो, प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको इसी साइड ही लिख लिया। ट्रांसपोज करने की वैल्यू बाद में लाएंगे बच्चों, ट्रांसपोज करने के बाद x को कॉमन कर लिया, यहाँ पर देखो a1 b2 माइनस a2 b1। अब जरा देखो इसको जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, b1 c2 माइनस b2 c1 होगा कि नहीं होगा। अब जैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, दिस इज योर सोल्यूशन। यही तो फार्मूला था बच्चों, यही तो फार्मूला हमने x का लिखा हुआ था। लेक्चर 4 देखो, जो लेक्चर हमने अपलोड किया, सॉरी 3, जो लेक्चर हमने अपलोड किया था कल वाले वीडियोज में, उसमें देखो जिसमें हमने बताया था कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसकी हेडिंग जो लिखी हुई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें देखो हमने बताया था यही फार्मूला होगा बच्चों, और यही फार्मूला है। कोफिशिएंट को कंपेयर करो इक्वेशन 1 और 2 से और लाके यहाँ पे पुट कर दो, ये x का फार्मूला था। क्लियर हो गया, चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, y की वैल्यू निकालते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर हो गया। अब देखो अगर x की वैल्यू यहां से उठाकर उसमें पुट करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हम करते क्या है, हमने क्या बताया था तुमको, अकॉर्डिंग टू द आवर नीड ऑफ कैलकुलेशन वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ सॉल्यूशन, अलजेब्रिक मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे, विद द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बच्चों, जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा या रिक्वायर्ड कैलकुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। कैलकुलेशन अगर कम करना है अब यहाँ पर, क्योंकि अब इसमें पुट करेंगे तो कैलकुलेशन लंबा होगा, यही डिजिट होता तो पुट करना आसान हो जाता बच्चों, तो इसके जगह इसको यूज न करके अब जैसे y को एलिमिनेट किया था x को एलिमिनेट करेंगे, फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, हो गया x का सोल्यूशन b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, दिस इज योर फार्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ऊपर हम स्क्रॉल करके इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, व्हाइट कलर से फिर लिखते हैं बच्चों। देखो क्या था हमारा इक्वेशन, a1x जो हमने सपोज कर रखा था b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 2 था। क्लियर। अब जरा ध्यान दो, हमको एलिमिनेट करना है बच्चों, किसको, x को एलिमिनेट करना है, देन यू शुड हैव टू मेंटेन द कोफिशिएंट या मेक द कोफिशिएंट सेम ऑफ x के कोफिशिएंट को सेम करोगे, कैसे करोगे बच्चों, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2 है, देन यू
तुम मल्टीप्लाई करो A2 से A1 में इक्वेशन फर्स्ट में और A1 से A2 में, दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही तुम्हें बताया था बाय एलिमिनेशन मेथड में, जिसके कोफिशिएंट अलग अलग है या जिसको रिमूव करना, इन्हीं के कोफिशिएंट से दोनों में इक्वेशन में अल्टरनेट मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे बच्चों। चलो A2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा A1 A2x प्लस A2 के यहाँ मल्टीप्लाई किया B1 A2y। क्लियर बच्चों, A2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया C1 A2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही बच्चों। चलो A1 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं A1 A2x प्लस A1 B2y प्लस A1 C2 इज इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन फर्स्ट विल बी इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड विल बी इक्वेशन 4। क्लियर, हमने सपोज कर लिया बच्चों। क्या करेंगे इसको, देखो हमें रिमूव करना है, कोफिशिएंट x का दोनों पॉजिटिव है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस और 0 के नीचे लगाए माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता 0। बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस सेम कोफिशिएंट है, जरा देखो। और ये क्या हो गया, y अगर न्यूमर इसमें दोनों में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, जरा ध्यान दो, A1 B2 माइनस में है। क्लियर बच्चों, A2 माइनस में है तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख रहा हूँ A1 B2 प्लस में करना चाहता हूँ तो बाहर माइनस कॉमन ले लूँ, ये प्लस हो गया। और ये प्लस में था बच्चों, इसको जब बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस में हो गया A2 B1। क्लियर हो गया, बात समझ लो। थोड़ा सा एक स्टेप मैंने रिमूव कर दिया और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं बच्चों इस साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस का है नीचे देखो प्लस हो जाएगा। ध्यान से सुनो, तो C2A1 प्लस में हो जाएगा बच्चों, C2A1 प्लस में हो जाएगा, माइनस से ट्रांसपोज होने के बाद इस साइड प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा माइनस C1A2। एक मिनट बच्चों, C1A2 क्लियर हो गया। तो ये y की वैल्यू माइनस में आ गई है, ध्यान देना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे B1A2 और ये B2A1 था और यहाँ पे C1A2 था और यहाँ पे A1 C2, इनमें बच्चों हमने क्या किया, A1 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है बच्चों A2 से। तो ये सब A2 था, ये प्लस का हो गया बच्चों। यहाँ पर देखो A2 ये वाला जो A2 था C1 प्लस था, ट्रांसपोज हुआ तो ये माइनस हो गया, तो A2 C1 और यहाँ से C2 A1 हो गया। क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके जल्दी से बच्चों तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। माइनस इसमें से कॉमन करेंगे, ध्यान दो, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस, एक मिनट बच्चों, माइनस कॉमन करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1 बच्चों, माइनस कॉमन कर लिए तो ये हो गया तुम्हारा C1 A2 बच्चों माइनस C2 A1, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया हमारा फार्मूला बच्चों। इसको डिवाइड करोगे C1 A2 माइनस C2 A1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1, दैट्स इट। यही फार्मूला है हमारा, कल हमने बताया था बच्चों। x के लिए B1 C2 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस B2 A1, और इसके y के लिए बच्चों C1 A2 माइनस C2 A1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर हो गया। अब एक बात ध्यान दो, x का फार्मूला क्या था बच्चों, B1 C2 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। कल यही मैंने बस फार्मूला डिस्कशन किया था। अब यहाँ पर हम फार्मूला भी डिस्कशन करेंगे बच्चों और प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, और y के लिए फार्मूला है। जरा एक बात ध्यान से देखो, व्हाट इज द कॉमन टू ऑल x एंड y। कॉमन है बच्चों कुछ, अगर इसको यहाँ पर डिवाइड कर दोगे, इसको यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1, 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1, x और y के सेम वैल्यू हो जाएंगे। क्लियर बच्चों। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से ध्यान दो, स्क्रॉल कर दिए और यहाँ पर बच्चों इसको डिवाइड कर दिए तो x बाई B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, यही बचा 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अब जरा एक बात ध्यान दो,
इसको जब इधर डिवाइड करेंगे तो 1/A1B2 वही वैल्यू 1/A1B2 माइनस A2B1 आएगा, यानी इज इक्वल टू, मैं इसी की इक्वल इसको डिवाइड लिख सकता हूं बच्चों y/C1A2 माइनस C2A1। क्लियर हो गया? यानी इसका मतलब ये तीनों इक्वल है। हाँ ऑब्वियसली इक्वल है ये इस फार्मूले से। इसको इस साइड लिख दो, बुक में जो एनसीईआरटी में लिखा गया है इस साइड लिख दो, x/B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y/C1A2 माइनस C2A1 बच्चों इज इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इससे हम लर्न करेंगे बच्चों। कुछ मेथड बनाए लर्न करने के। x को इस कोफिशिएंट की वैल्यू पुट कर दो y में डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया? आई होप सारे बच्चे समझ गए होंगे बच्चों। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे हम टू बी कंटिन्यू करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जरा देखो, मैं लास्ट टाइम इसको डिस्कस भी कर चुका हूं, फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं हाउ टू लर्न इट क्विक। लर्न करने के बच्चों दो तीन तरीके हैं, A1 B1 C1, फिर बच्चों A1 लिख लो, फिर B1 लिख लो, साइक्लिक। खांसी आ रही है बच्चों, थोड़ी सी हेल्थ गड़बड़ है। A2 B2 C2 A2 B2 साइक्लिक लिख लिया। यहां से स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यू यहां से निकालेंगे बच्चों। देखो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, B1 को C2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो B1 C2। लर्न करने का तरीका देखो, B1 C2 हो गया पहले, अपर साइड से अप मतलब प्लस साइन अपर से स्टार्ट करेंगे बेटा, रट लो। B1 C2 और माइनस B2 C1 था तो देखो B2 C1 का ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसीलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। पहले B1 C2 आया बच्चों, माइनस B2 C1 आया, देखो B1 C2 माइनस B2 C1। फिर बच्चों फिर अपवर्ड से प्लस शुरू करेंगे, C1 A2 माइनस C2 A1 आया, यानी जो डाउन है उसको माइनस में लिखेंगे बच्चों और जो अप है उसको प्लस में लिखेंगे। लर्न करने का यही तरीका बना लो, जो डाउन है तो वो प्लस, जो अप है सॉरी जो डाउन है तो माइनस, मतलब कम है गिरा हुआ है, जो प्लस है बच्चों वो कौन है, अप उठा हुआ है, सीधी सी बात है। यहां पर देखो फिर A1 B2, A1 से B2 का मल्टीप्लाई करो, माइनस क्रॉस A2 B1, बस हो गया। यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। पहले न्यूमरेटर में x रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस बच्चों C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1 हो गया हमारा। समझ में आया? आई होप सब लोग समझ लिए होंगे। तो ये लर्न करने का सबसे सिंपल तरीका है। क्लियर हो गया? आई होप सब लोग समझ लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लर्न करने का तरीका। एक तो ये तरीका हो गया, इसलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया बच्चों? अब देखो एक बात और ध्यान से सुनो, सबसे बड़ी बात यह है हम एक दूसरे तरीके से भी आपको लर्न करवा रहे हैं बच्चों। B से स्टार्ट करो, भूल जाओ, पहले x होगा उसके बाद y होगा उसके बाद 1 होगा न्यूमरेटर में, ये लर्न कर लो, छोटी सी बात है, x y 1। और B से स्टार्ट करो, B में 1 लो तो B के बाद साइकिल में बच्चों क्या आ जाएगा, ABC A रट लो तो B के बाद C आएगा। क्लियर? B के बाद C ला लो और जो एक बार आ चुका है तो उसके बाद दूसरा आएगा, 1 से 2 कर दो। ठीक है? अब देखो C2 हो गया, अब B में 1 आ चुका था तो यहाँ पे B2 कर लो, C2 में C2 आया था तो C1 कर लो, हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, करना क्या है, B से स्टार्ट करो, B के आगे C लिखो, B में 1 है तो C में 2, फिर B में 1 एक बार आ चुका है तो अगले वाले टर्म B2 कर दो, C1 में 1 आ चुका है तो एक बार C2 कर दो। क्लियर हो गया? और जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट कर दो। देखो B1 लिख लिया बच्चों, बस यही रट लो कि हमें B1 लिखना है, B में 1 तो उसके बाद C2 आ गया, B फिर B के बाद C आएगा, लिख लिए, फिर यहाँ BC लिख लो। 1 था तो 1 के बाद 2 आया, 2 था तो 1, बात खत्म। जहां से खत्म हुआ यही इसको लिख लो। C साइक्लिक में C के बाद क्या आएगा बेटा, A आएगा तो C A लिख के छोड़ दो, यहाँ पर भी C A लिख के छोड़ दो। यहाँ पर देखो C1, 1 से खत्म हुआ तो C1 हो गया तो 1 2 फिर 2 1, बात खत्म बच्चों। फिर देखो जहां से खत्म हुआ वही लिख दो, A B, साइकिल में A के बाद क्या आती है B, तो B और फिर यहाँ पे A भी लिख लो, 1 2 2 1, खत्म हो गया।
1 2 2 1 रट लोगे, बड़ी आसानी से लर्न हो गया होगा। आई होप तुम्हें ट्रिक लर्न करने की ज्यादा अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब सम प्रॉपर्टी पे। मैं देखता हूं इसकी प्रॉपर्टी कहां से आई, कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। जल्दी देखते हैं कितना टाइम है अपने पास। अभी हमारे पास कुछ टाइम है बच्चों, 25 मिनट का वीडियो हुआ है। स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी तुमने देखा x की वैल्यू क्या आई थी, b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 बच्चों, एंड y की वैल्यू क्या आई थी, c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 बच्चों, यही वैल्यू आई थी। जरा देखो x एंड y की वैल्यू डिपेंड कर रही डिनोमिनेटर पे, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे डिनोमिनेटर 0 हुआ बच्चों, उसकी वैल्यू आज तक तुम नहीं निकाल पाए हो, आज तक नहीं निकाल पाए हो। किसी की वैल्यू 0 हो, डिनोमिनेटर अनडिफाइन होगा। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, तो केसेस क्या बनेंगे 0 होने पे या ना होने पे, तो इसकी प्रॉपर्टी में समझो बच्चों। पहला केस, इफ a1 b2 माइनस a2 b1, जो डिनोमिनेटर है देखो दोनों में सेम डिनोमिनेटर है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो अनडिफाइन होगी, सबसे पहली चीज। और अगर 0 नहीं हुई, डिफाइन होगी, और सॉल्यूशन में क्या इंपैक्ट आएगा, देखो सॉल्यूशन यूनिक होगा। जरा सोचो, इनका कोफिशिएंट अलग, इनका न्यूमरेटर दोनों के अलग अलग हैं, बट डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बच्चों 0 के इक्वल नहीं आई, तो दोनों की डिफरेंट वैल्यू आएगी और यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और समझना, मैं जो बताने जा रहा हूं बच्चों, इफ इट डज नॉट इक्वल टू द 0, ये डज नॉट इक्वल टू द 0 है, और इसको ट्रांसपोज करो बच्चों, a1 b2 डज नॉट इक्वल टू द a2 b1। बच्चों a1 को a2 से डिवाइड कर दो, a1 डिवाइडेड बाई a2, और b1 को b2 से डिवाइड कर दो, और इक्वल की जगह डज नॉट इक्वल है। इसका मतलब यूनिक और डिफरेंट सोल्यूशन तब मिलेगा बच्चों जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। बात समझ में आ गई? कुछ भी नहीं था, यही से तुमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी। ये कब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू द b1 बाई b2 है। यही प्रॉपर्टी है और कुछ भी नहीं है। समझ में आया बच्चों? यही पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आई और दोनों का न्यूमरेटर अलग अलग है, दोनों का न्यूमरेटर अलग अलग है या सेम है, कोई बात नहीं पड़ता, सेम वैल्यू आई एक्स वाई की, यानी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है। कोऑर्डिनेट सेम है, कोऑर्डिनेट x अलग हो गया, y अलग हो गया। जैसे इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आई, तो कोई बात नहीं। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से होगा, इसका कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन पॉइंट 1,1 होगा, यानी x कोऑर्डिनेट 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट्स इट, क्लियर। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई सेम, तो कोई बात नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों ये होगा, पहले इसको रब कर दूं। यहां पर ध्यान से सुनो, तब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से दूसरी पोजीशन होगी। यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का कोऑर्डिनेट, दोनों बच्चों 3 और 3 डिस्टेंस में हो, ये भी 3, ये भी 3, ये y है, ये x है, बस और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? आई होप समझ पा रहे हो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट 3,3 सेम हो या ना हो, बट यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू द 0, और डिनोमिनेटर कब डज नॉट इक्वल टू 0 होंगे, जब a1 b2 माइनस a2 b1 दोनों का सेम है, डज नॉट इक्वल टू होगा। किस केस के लिए? इफ तुमने निकाला यहां से, 1 मिनट पेन बच्चों, यहां पर देखो a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तब। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, रट डालो बच्चों। और एक बात और ध्यान से सुनना, जिसके सॉल्यूशन आएंगे, जिन स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जिनके पॉइंट्स मिलेंगे, जिनके सॉल्यूशन आएंगे, उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब लगातार, कंटिन्यूअस है। देखो जरा, इनके सॉल्यूशन मिले, भाई ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, कंसिस्टेंट है बच्चों। यानी जिसके सॉल्यूशन मिलेंगे, जिन स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे या मीट करेंगे, उनको बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो,
इसमें जो प्रॉपर्टी निकल कर आएगी इस केस में बच्चों, थोड़ा सा ऊपर मैं करना चाहता हूं कि अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो सेम है तो बच्चों क्या होगी, यूनिक सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन जो होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। क्लियर हो गया, यूनिक सोल्यूशन होगा। और दूसरी बात ध्यान से सुनो, यूनिक सोल्यूशन होने के बाद क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। समझ में आया बच्चों, कंसिस्टेंट होंगे। इनकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए पूछा जाए तो जिनके यूनिक सोल्यूशन होंगे कंसिस्टेंट, यानी जिनके सोल्यूशन मिलते हैं उनको कंसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, जिनके सोल्यूशन नहीं मिलेंगे उनको इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। क्लियर है बच्चों। और एक बात और ध्यान देना, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। एक का डायरेक्शन अलग है, दूसरे का डायरेक्शन अलग है, इसलिए एक क्या है, इंडिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन है। तीसरी लाइन लिखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होंगी, यूनिक सोल्यूशन होगा और इंडिपेंडेंट होगा, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों। कौन, स्टेट लाइंस। स्टेट लाइंस कौन है, जो लीनियर इक्वेशन जिसको प्रेजेंट कर रही है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए पहली लाइन है बच्चों, दूसरी वाली लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों स्टेट लाइन कंसिस्टेंट है, यूनिक है, सोल्यूशन। देखो दोनों स्टेट लाइन बच्चों, दोनों का सोल्यूशन अगर मिल रहा है, बन रहा है तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब स्लोप अलग है, तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे बच्चों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया, नोट डाउन दिस। क्लियर हो गया बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे स्क्रीनशॉट करो, दूसरी प्रॉपर्टी चलते हैं। या ऐसी भी मैं स्क्रॉल करके ऊपर कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखो बच्चों, अगर हम कहें a1 b1 माइनस a2 b2, जो चीज थी बच्चों इसको मैं थोड़ा सा नीचे ला रहा हूं, ये बात जो x की ये वैल्यू थी, ये सोल्यूशन, डिनोमिनेटर ये, अगर ये दोनों जीरो हो गए तब तो प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे ना। देखो कैसी प्रॉब्लम खड़ी करेंगी, देखो ध्यान से सुनो और समझो कैसे ये लोग प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। अगर ये जीरो हो गए इज इक्वल टू 0 तो प्रॉब्लम तो खड़ा हो जाएगा। लेकिन जरा देखो अगर हम इनको ट्रांसपोज करेंगे तो एक बात तो निकल कर आएगी, a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, सॉरी a1 b2 माइनस a2 b2। एक मिनट, यहाँ पे एक गड़बड़ लिख गया बच्चों, एक मिनट, ये प्लस है, a1 b2 था बच्चों, और यहाँ पे एक मिनट फिर से लिख दूंगा इसके, a1 b2 था बच्चों माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज किया, a1 b2 इज इक्वल टू बच्चों a2 b1 होगा। अगर इक्वल टू 0 हो गया, जरा डिवाइड करो तो a1 बाई a2 का रेशियो बच्चों b1 बाई b2 के बराबर होगा। और इस केस में मान लो कोई कांस्टेंट k इसकी वैल्यू होगी, कोई कांस्टेंट k वैल्यू होगी। लेट इन दोनों का रेशियो भाई सेम है, रेशियो क्या है, मान लिया रेशियो बच्चों कांस्टेंट तो आएगा ही, आगे आएगा ऑब्वियसली। अगर कांस्टेंट आएगा ऑब्वियसली तो कांस्टेंट को k ले लिए। लेट इसी का इज इक्वल टू k, वेयर मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, वेयर k इज अ कांस्टेंट, k कोई कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं इधर ला रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। अब अगर हम तुमसे कहें कि a1 की वैल्यू निकालो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू k लिख सकते हो, यहां से इसको लाओगे तो a1 इज इक्वल टू बच्चों a2k हो जाएगा। क्लियर। यहां पर देखो b1 बाई b2 इज इक्वल टू k है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, b1 इज इक्वल टू b2k होगा, यानी a1 की वैल्यू a2k और b1 की वैल्यू b2k है। क्लियर है बच्चों, इस बात को समझो, समझ में आ रहा। और अगर इक्वेशन 1 की हम बात करें तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यही था। अब अगर बच्चों a1 की जगह जो एक a1 का सोल्यूशन आया है, b1 की जगह जो b1 का सोल्यूशन आया है, इन टर्म्स ऑफ k पुट कर दें तो a1 की वैल्यू a2k आया है बच्चों, यहाँ पे पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चों, इक्वेशन 1 से a2k, a1 की जगह यही तो वैल्यू आई थी इंटू x, b1 की जगह बच्चों b2k ये आया इंटू y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ, अगर
C1 की बात करें, ये इक्वेशन 2 के तभी इक्वल होगा। ध्यान सुनना, इसको मैं इक्वेशन 2 के इक्वल अगर दिखाना चाहूं जब C1 की जगह भी वैल्यू C2 के कर दे। जरा ध्यान सुनो, ये इक्वल कहां होगा, मैं तुम्हें समझा रहा, बहुत ध्यान से सुनना ये बात। अगर इस इक्वेशन को कहें बच्चों, देखो तो A2 के हाँ यक्स है, या इसको कॉमन कर ले, चलो के को कॉमन कर ले बच्चों, तो ये बचा क्या, A2x प्लस B2y। लेकिन प्रॉब्लम कौन कर रहा बच्चों, C1। देखो अगर C1 के साथ भी k होता, C2 k होता, तो k को कॉमन करके राइट साइड में डिवाइड कर देते, प्रॉब्लम खत्म हो जाती। इसका मतलब, और प्रॉब्लम खत्म हो जाती। इक्वेशन 1 नाउ इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन जाता। तो कब बनता, जब C1 की जगह बच्चों क्या होती वैल्यू, C1 की जगह C2 k होता। तो यहां पर अगर हम लिखें बच्चों, इफ C1 इज इक्वल टू C2 k, तो C1 डिवाइडेड बाई बच्चों C2 इज इक्वल टू k, यानी C1 बाई C2 भी अगर k के इक्वल हो, C1 बाई C2 बच्चों अगर ये भी k के इक्वल हो, तो इक्वेशन फर्स्ट विल बी, देखो सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन 2 को। यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, k तो रहेगा ही रहेगा बच्चों A2x प्लस B2y, और C1 की जगह C2k, तो प्लस C2 पुट किया बच्चों, और k जब कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा। यहां पे मैं रब कर रहा हूं इसको, ये हो गया तुम्हारा C2 इज इक्वल टू 0। k को इधर डिवाइड करेंगे, नाउ इक्वेशन, दिस इक्वेशन बच्चों, ये थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, दिस इक्वेशन k को अगर इधर डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। दिस इक्वेशन विल बी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन 2 था, कौन सा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट विल सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन फर्स्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में इक्वेशन 2 भी चला जाएगा, यानी दोनों लाइन एक बन जाएंगी। इक्वेशन फर्स्ट विल सेटिस्फाई इक्वेशन 2 बच्चों सेम बन गया। व्हेन, इफ एंड ओनली, ध्यान सुनना, व्हेन कब बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक केस में C1 बाई C2 भी k के इक्वल होगा, जो कि हमने पहले से सपोज कर रखा है। क्या सपोज कर रखा है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू k था बच्चों। तो हमारी वैल्यू यहां तक पहुंची थी, और जैसे ही C1 बाई C2 भी k के इक्वल हुआ, इस बात को समझो, हमने लिया C1 बाई C2 k के इक्वल, वैसे ही इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 बन गया, और लाइन दोनों एक बन गई। तो यानी पहला इक्वेशन मान लो बच्चों, किसी लाइन को ये शो कर रहा है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इसको शो कर रहा है, और ये डायरेक्शन है उसके चलने का। तो ये इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन 2 भी इसी डायरेक्शन पे चलेगा बच्चों। तब जब ये भी C1 बाई C2 k हो जाएगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन 2 को, यानी ये उसी लाइन पे इक्वेशन 2 भी आ जाएगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। जब C1 बाई C2 भी k के इक्वल हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू C1 बाई C2 होगा। तो यानी इस केस में बच्चों दोनों लाइन ओवरलैप करेंगे, कोइंसिडेंट होंगे, एक ही रास्ते से जाएंगे, दोनों एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया बच्चे, यानी दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कोइंसिडेंट होगा, कंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा। कब कंडीशन A1 बाई A2 B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 हुआ। समझ में आया। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी थी कि लाइंस के जो सोल्यूशन होंगे, इस केस में ध्यान दो, जब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 है। जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं जो लिखा हूं, और तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। क्लियर हो गया? चलो स्क्रीनशॉट लो क्विक, मैं इसको ऊपर कर दूं। चलो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। A1 बाई A2 इज इक्वल टू बच्चों B1 बाई B2 था और C1 बाई C2 था अगर इफ। तो लाइंस क्या थी बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी। यानी अगर ये पहला इक्वेशन है तो दूसरा भी इक्वेशन की लाइन इसी पर लाइन करेगी। यानी इनमें कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, k की वैल्यू के बराबर आई थी, हमने k सपोज कर लिया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लिखो या ना लिखो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो, यानी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, दोनों लाइन एक दूसरे पे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जरा देखो, जहां मिलती हैं वही सॉल्यूशन होता है बच्चों।
दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मिल रही, यहाँ मिली, यहाँ मिली, जहां जहां ये लाइन जा रही है, पास कर रही, वहां वहां मिल रही, मतलब दे हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन बच्चों, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसकी प्रॉपर्टी देख लो, इनफाइनाइट सोल्यूशन। समझ में आया बच्चों? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट पे मिल रही, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। समझ में आ गया? अगली बात देखो, ध्यान से सुनो और समझो। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो ये क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ बच्चों, जिसका सोल्यूशन निकलता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, तो ये कंसिस्टेंट भी है। इस केस में कंसिस्टेंट भी है बच्चों। कंसिस्टेंसी चेक किया जाए तो हाँ कंसिस्टेंट है। और जरा देखो, एक लाइन बच्चों जिस डायरेक्शन में जा रही, जो एंगल बना रही, जो स्लोप है, दूसरी भी लाइन उसी पर एंगल और स्लोप बना रही, यानी डिपेंडेंट है। ये कंसिस्टेंट भी है बच्चों और डिपेंडेंट पे है भी है एक दूसरे पे, ये डिपेंडेंट भी है। तो तीन चीजें रट लो, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और इनफाइनाइट सोल्यूशन। कब? इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है तो। लास्ट तीसरा केस बच्चों, स्क्रीनशॉट लो इसका। तीसरा केस जो तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आज मैं पूरा इसका कैरेक्टर खत्म कर देता हूं। अगर c1 by c2, ध्यान से देखो, डज नॉट इक्वल टू के हो, यानी डज नॉट इक्वल टू दिस हो, अगर दोनों इक्वल ना होते तो इक्वेशन 1 कैन नॉट बी सेटिस्फाई इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई न करता। समझ में आया? यानी लाइन जाती तो एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि x और y के वैल्यू का रेशियो सेम है बच्चों। यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये रेशियो तो सेम हो चुके थे, के थे, बट इट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 था, यानी इनका डायरेक्शन अलग हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नहीं होगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया? तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, लाइन पैरेलल है क्योंकि x और y का डायरेक्शन तो सेम है, बट लाइन अलग अलग है, तो लाइन्स आर पैरेलल होंगी। यहाँ पर स्क्रीनशॉट बता लो, ऊपर मैं लिख रहा हूँ स्क्रॉल करके, यानी a1 by a2 तो बच्चों सेम थे b1 by b2 के, क्योंकि एक k था, बट इट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 था। तो इस केस में अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है, डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 था बच्चों, c1 by c2 था, तो लाइन सेम डायरेक्शन में चल रही थी, पैरेलल थी बच्चों, डायरेक्शन सेम था। डायरेक्शन सेम होने का मतलब लाइन्स आर पैरेलल, यानी पहली लाइन बच्चा a1 x b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दूसरी लाइन a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दोनों पैरेलल है तो इनके मीटिंग पॉइंट क्या, एक दूसरे को कहीं मिलेंगे? कहीं भी नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स देयर इज नो एनी सोल्यूशन। कहीं नहीं मिलेंगे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा बच्चों, यानी इसके क्या होंगे, हैव नो सोल्यूशन। प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों इस केस में, नो सोल्यूशन, कोई भी नहीं। इनफाइनाइट तक चले जाओगे तो कहीं भी मिलने वाले नहीं है पैरेलल लाइन। समझ में आया? और क्या एक दूसरे के डिपेंडेंट है? नहीं, इंडिपेंडेंट है बच्चों, कोई मतलब नहीं है। और क्या ये कंसिस्टेंट है? नो। जिनका सोल्यूशन नहीं निकलता उनको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है बच्चों, इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। तो आई होप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, सारे कंटेंट खत्म हो गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्लियर? अब हम आगे सीधे वर्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। हमने सब कुछ पढ़ा दिया आपको, आपका लेक्चर 4 था बच्चों। जिसने इस लेक्चर को पढ़ा और प्रीवियस वाली चीजें छोटी हैं और प्रीवियस में जाके प्लेलिस्ट में क्लास 10 मैथ्स बाय परमानंद सर, पीएन सर, जल्दी से उसको देखो, वॉच करो। और अब नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम वर्ड प्रॉब्लम लेके आएंगे, तो इसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद बच्चों।